मॉडर्न साइंस की फील्ड में सबसे बड़े सवालों में से एक, जिस पर पिछले कई दशकों से डिबेट चल रही है, और इस पर इतिहास के दो सबसे बड़े साइंटिस्ट की सोच तक मेल नहीं खाती थी। और अगर ये दोनों एक ही टाइम पीरियड में पैदा हुए होते तो शायद टेस्ला और एडिसन के बाद इन दोनों की राइवलरी सबसे बड़ी होती। मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमारा दिमाग क्रिएट करता है? और क्या ये पॉसिबल है कि टाइम जैसा कि हम इसे समझते हैं महज एक भ्रम है और रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है? अब ऑब्वियसली आप सबके मन में सवाल आया होगा कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को टाइम और उसके नेचर के बारे में जो भी पता है वो सब आज धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आप शॉक हो जाओगे रियलिटी जानकर। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम वैसा नहीं है जैसा कि दिखता है। इनफैक्ट साइंस में तो एक चौंका देने वाला फैक्ट है जो आपको सरप्राइज कर सकता है। वो ये है कि टाइम खिंच सकता है और मुड़ सकता है, और ये हमारे स्पेस में ट्रैवल करने की स्पीड और ग्रेविटी की ताकत से इन्फ्लुएंस होकर बदल जाता है। लेकिन यहाँ मेन बात ये है, हजारों साल पुराने प्राचीन हिंदू ग्रंथ वेदास सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिसको लेकर आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट की सोच भी आपस में टकरा गई थी कि क्या टाइम सचमुच में एक इल्यूजन है जैसा कि कुछ फिजिसिस्ट प्रपोज करते हैं, और इन प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के बीच क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, टाइम के रियल नेचर को जानने की हमारी ये जर्नी दो फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव से शुरू होती है, एंशिएंट हिंदुइज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये दोनों पर्सपेक्टिव हमें टाइम के मिस्टीरियस नेचर के बारे में समझाते हैं, और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव टाइम के नेचर को लेकर अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। एंड यस, टाइम के रियल नेचर को समझने के लिए हमारा इन दोनों ही पर्सपेक्टिव को एकदम बारीकी से समझना जरूरी है। एंड हाँ, अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर देते हो तो उसके आगे वाला पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे पार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो आइए समय में पीछे चलते हैं हिंदू फिलोसफी की प्राचीन दुनिया में। यहाँ हम देखते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स किसी भी कॉन्सेप्ट को दो लेवल पर समझाते हैं, मैक्रोकॉस्मिक एंड माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर। और जनरली यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर टाइम को मैक्रोकॉस्मिक लेवल पर ही समझाया जाता है, जबकि माइक्रोकॉस्मिक एस्पेक्ट तो बहुत कम लोगों को ही पता है। एंड आज आप उन बहुत कम लोगों में ही शामिल होने वाले हो। बट माइक्रोकॉस्मिक एस्पेक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हमें मैक्रोकॉस्मिक लेवल पर टाइम समझ आए। तो पहले समझते हैं मैक्रो लेवल पर। यहाँ टाइम को लीनियर यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलने वाला नहीं बल्कि साइक्लिक बताया गया है। और हिंदू फिलोसफी या और प्रिसाइजली कहूँ तो वैदिक फिलोसफी में टाइम को क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की एंडलेस साइकिल माना जाता है। वैदिक फिलोसफी का मानना है कि क्रिएशन की प्रोसेस साइकिल के रूप में चलती है। एक साइकिल कंप्लीट होती है यूनिवर्स के एक बार खत्म होने पर, और हर साइकिल में टाइम को 4 युगों में बांटा जाता है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और क्योंकि क्रिएशन की प्रोसेस साइक्लिकल और एंडलेस है, तो ये शुरू होकर खत्म होती है और खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू होती है, यानी कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। और ऐसा ही कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट का भी मानना है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है और एक दिन ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और वापस पूरा यूनिवर्स सिंगुलैरिटी में समा जाएगा, जिसे साइंटिफिक भाषा में बिग क्रंच कहा गया है। और जब ऐसा होगा तो दोबारा से बिग बैंग होगा और क्रिएशन दोबारा से शुरू होगी। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में सिंगुलैरिटी उस पॉइंट को कहा गया है जहां पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का सारा मैटर कंसंट्रेटेड था। और अगर अब भी आपको टाइम का साइक्लिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसे समझने के लिए हम नेचर में मौजूद कई फिनोमिनास को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले ट्री की लाइफ साइकिल को देखो। सबसे पहले ट्री का जन्म होता है एक सीड से, जो रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को। फिर दूसरा फेज आता है ग्रोथ का, जब सीड से ट्री ग्रो होना शुरू होता है, जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। फिर नेक्स्ट फेज आता है डिके का, जिसमें ट्री के बूढ़े होने पर उसकी ब्रांचेस और लीव्स टूटना शुरू हो जाती हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन को। और फिर नेक्स्ट फेज आता है रिक्रिएशन का, जिसमें ट्री अपने फ्रूट या फिर फ्लावर के जरिए सीड्स को वापस सोइल में पहुंचाता है और वापस से एक नया ट्री ग्रो होता है, और वापस ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप नेचर में देख सकते हो वो है हर साल सीजन्स का चेंज होना और इस साइकिल का रिपीट होना। अब देखो, इस पॉइंट तक हम टाइम के मैक्रोकॉस्मिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, और अब आप टाइम के माइक्रोकॉस्मिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ऑब्जेक्टिवली टाइम दो इवेंट्स के बीच के इंटरवल के रूप में डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, मैं उठकर मैंने चाय पी। यहाँ उठना और चाय पीना इन दो इवेंट्स के बीच का इंटरवल या गैप टाइम है। तुम्हारे लिए जो ऑब्जेक्टिव इवेंट है हो सकता है मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव इवेंट ना हो। कहने का मतलब है कि मैं उसे एक्सपीरियंस ही ना कर रहा हूँ। तुम उठकर चाय पी, लेकिन हो सकता है मैं तब भी सो रहा हूँ
और तुमने जैसे टाइम को एक्सपीरियंस किया चाय पीते वक्त, मैं तो तब भी सो रहा हूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। बेसिकली जब हम सो रहे होते हैं तो हमें टाइम का एक्सपीरियंस उतना नहीं होता जितना कि हमें तब होता है जब हम जाग रहे होते हैं। अब यहाँ टाइम तो अपनी उसी स्पीड से पास कर रहा है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। इसलिए टाइम एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एंड अब जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। टाइम दो थॉट्स के बीच का गैप है, इसलिए जब भी हम एकदम फ्लो स्टेट में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा फोकस स्टेट में होते हैं तो ऑब्जेक्टिवली टाइम तो अपनी उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा जल्दी गुजर गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी कोई मनपसंद चीज कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। इसी तरह जब हम बहुत ज्यादा बोर होते हैं या फिर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो टाइम तो अपनी यूजुअल स्पीड से ही चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि टाइम कितना स्लो चल रहा है। अब मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैं छोटा था तो जब भी कोई बोरिंग सा पीरियड होता था जैसे हिस्ट्री का, तो मुझे वो 45 मिनट कई घंटे के बराबर लगते थे। लेकिन जब गेम्स का पीरियड आता था तो पता ही नहीं चलता था कि वो 45 मिनट कहाँ चले गए। तो गया कहाँ? अच्छा, जिस किसी ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस किया है कमेंट में बताना। इसीलिए टाइम एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अब वैदिक फिलोसफी का पर्सपेक्टिव तो देख लिया, अब एक बार मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव भी देख लो। अब ऐसा क्यों दोस्तों? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें अपनी वैदिक फिलोसफी और साइंस दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव की बात सुननी चाहिए, ताकि आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं। तो चलो समझते हैं कि मॉडर्न साइंस में टाइम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, ताकि हम अपने साइंटिस्ट के माइंड्स को समझ पाएं। ये कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में। फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन टाइम को धनुष से छोड़े हुए एक तीर की तरह समझते हैं, जो एक सीधे सीधे पाथ में ट्रेवल करता है और कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होता। न्यूटन का मानना था कि अर्थ पर बिताया 1 सेकंड मार्स, जुपिटर या स्पेस के किसी भी कोने में बिताए 1 सेकंड के बराबर ही होगा। उनका मानना था कि यूनिवर्स में किसी भी चीज की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तक कि लाइट की भी। इस थ्योरी को अप्लाई करके उनका मानना था कि टाइम यूनिवर्सल है, जो हर किसी के लिए हर जगह सेम होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, और यूनिवर्स के हर कोने में टाइम सेम स्पीड से चल रहा है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी में एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है बदलाव। यानी कि चेंज हमारे यूनिवर्स का बेसिक नेचर है, और ऐसे ही हमारा टाइम को लेकर पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, क्योंकि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने टाइम को लेकर सबकी सोच को बदल दिया और न्यूटन को भी गलत साबित कर दिया। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दावा किया कि लाइट की स्पीड बदलती नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, और ये 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। उन्होंने माना कि टाइम एक रिवर की तरह है, जो ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम के प्रभाव की वजह से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर लेता है, और अलग अलग मास और वेलोसिटीज वाले ऑब्जेक्ट्स के आसपास टाइम फास्ट और स्लो हो जाएगा। इसीलिए अर्थ पर टाइम जिस स्पीड से चल रहा है, यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों में टाइम उस सेम स्पीड से नहीं चल सकता। एंड गेस व्हाट, मॉडर्न साइंस में आइंस्टाइन की दी हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही सबसे एक्यूरेट थ्योरी माना जाता है, जो टाइम के नेचर को समझाती है। अब आइंस्टाइन ने हमें टाइम के नेचर को तो समझा दिया, बट एक्चुअली में मॉडर्न साइंस टाइम को कैसे देखती है, चलो इसे समझते हैं सबसे इजीएस्ट वे में। इमेजिन करो कि टाइम थिएटर में चल रही एक फिल्म की तरह है। इस फिल्म में सब कुछ मूव कर रहा है और बदल रहा है, बिल्कुल आपकी रोजाना की जिंदगी की तरह। टाइम पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ बढ़ते विजुअल्स के फ्लो की तरह है। हर मोमेंट जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो इस फिल्म में एक नया फ्रेम है। अब हमारी दुनिया को एक बड़े 3 डायमेंशनल प्लेग्राउंड की तरह देखो, जहाँ सब कुछ होता है। इस प्लेग्राउंड में विड्थ है, हाइट है और डेप्थ है, और 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब यही होता है। एंड बी पेशेंट, अभी एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम एक इनविजिबल फोर्थ डायमेंशन की तरह है, जो इस प्लेग्राउंड में मूवमेंट ऐड करता है। जैसे हम अपनी दुनिया में ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे जा सकते हैं, वैसे ही हम टाइम के फोर्थ डायमेंशन के साथ चलते हैं। इसलिए जब साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है, तो वो कह रहे हैं कि टाइम हमारी लाइफ की फिल्म में इवेंट्स या घटनाओं की प्रोग्रेस की तरह है, और टाइम हमें ये डिस्क्राइब करने में मदद करता है कि हमारी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में चीजें कैसे बदलती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। बट यहाँ एक चीज है जो कि साइंटिस्ट को भी परेशान करती है, वो ये है कि हमारी दुनिया में टाइम के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, जिसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं, जो कि है पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा। यानी कि टाइम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा सकता है, और ये इरिवर्सिबल है। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक एक्सप्लेनेशन मिलता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में, जो कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर का मास और एनर्जी कंजर्व रहे। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स को देखें और उसे एक आइसोलेटेड सिस्टम माने, तो इसकी एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती।
एंट्रोपी हमें बताती है कि किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक साफ सुथरे कमरे और एक गंदे कमरे के डिफरेंस के बारे में सोचो। एक साफ सुथरे कमरे में चीजें ज्यादा ऑर्डर में रखी होंगी, मतलब कि एक क्लीन रूम की एंट्रोपी कम होगी, जबकि जो गंदा कमरा होगा वहां पर चीजें ज्यादा बिखरी हुई होंगी या ज्यादा डिसऑर्डर्ड होंगी। डिसऑर्डर ज्यादा मींस एंट्रोपी भी ज्यादा। आसान शब्द में कहूँ तो यूनिवर्स एग्जैक्ट उस स्टेट में नहीं लौट सकता जिसमें वो पहले पास्ट में था, यानी टाइम पीछे की ओर नहीं जा सकता। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या साइंस और रिलीजन में टाइम को लेकर कोई सिमिलरिटी हो सकती है। दोस्तों, साइंस और वैदिक फिलोसफी में 4 मेजर सिमिलरिटीज हैं, और जो 4th सिमिलरिटी है वो तो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जो आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सिमिलरिटी से, जो है साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम। वैदिक फिलोसफी टाइम को क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के एक एंडलेस साइकिल की तरह देखती है, एंड मॉडर्न साइंस भी यूनिवर्स के साइक्लिक मॉडल का सुझाव देती है, जहाँ यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है और दोबारा से बिग बैंग होता है, ऑल्सो नोन एज बिग क्रंच। सेकेंड सिमिलरिटी है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ टाइम। वैदिक फिलोसफी टाइम के सब्जेक्टिव नेचर के बारे में बताती है, जहाँ पर कोई इंसान टाइम को किस रेट से एक्सपीरियंस करेगा वो उसके फोकस और मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। लाइक जब कोई साधु समाधि लेता है तो उसे टाइम का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। सिमिलरली मॉडर्न साइंस भी कुछ ऐसा ही कहती है कि टाइम सब्जेक्टिव है, और ये हमारे फोकस, अटेंशन और हमारी इमोशनल स्टेट जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि जब हम कोई इंगेजिंग एक्टिविटी करते हैं तो हमें लगता है कि टाइम कितना जल्दी गुजर गया, और इसके अपोजिट जब हम बोर हो रहे होते हैं या फिर किसी का वेट कर रहे होते हैं तो हमें फील होता है कि टाइम बहुत स्लो पास कर रहा है। अब थर्ड सिमिलरिटी भी इससे कुछ मिलती जुलती है, जो है कि दोनों ही टाइम को एक डायमेंशन बताते हैं। वैदिक फिलोसफी टाइम को एक अलग ही डायमेंशन की तरह देखती है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस किया गया है टाइम के साइक्लिक नेचर पर। सिमिलरली मॉडर्न साइंस भी टाइम को हमारी रियलिटी का 4th डायमेंशन मानती है, जो हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस में हो रही घटनाओं को डिस्क्राइब करता है। 4th एंड सबसे माइंड ब्लोइंग सिमिलरिटी है कि दोनों ही टाइम को एक रिवर की तरह देखते हैं, जिसकी स्पीड हर जगह अलग अलग होगी। वैदिक फिलोसफी में अक्सर टाइम को एक रिवर से कंपेयर किया जाता है, जो लगातार बहती रहती है और वापस से रिपीट होती है। यहाँ टाइम को एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव मानते हैं, जैसे कि ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं और पृथ्वीलोक जहाँ इंसान रहते हैं, दोनों ही जगह टाइम अलग रेट से चलता है। एंड इंटरेस्टिंगली मॉडर्न साइंस भी टाइम को एक रिवर की तरह देखती है, जिसकी स्पीड को ग्रेविटी और स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट की स्पीड की वजह से चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, अब आता है हमारी वीडियो का सेंट्रल क्वेश्चन कि क्या टाइम इल्यूजन है। अब देखो, इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम इल्यूजन है या नहीं ये डिपेंड करता है कि हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई फिलोसोफर्स का मानना है कि टाइम एक इल्यूजन है। वो ऐसा कहते हैं इसके सब्जेक्टिव नेचर की वजह से, क्योंकि हम टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे वो डिपेंड करता है हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर। और अगर हम फिलोसफी से हटके साइंस की बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम एक डायमेंशन है जिसे ग्रेविटी और स्पीड से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो इंडिकेट करता है कि टाइम इल्यूजन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है जो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसके अकॉर्डिंग ये इल्यूजन नहीं रियलिटी है। दोस्तों, टाइम इल्यूजन है या नहीं ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि नेचर ऑफ टाइम फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के बीच एक्सप्लोरेशन और डिबेट का विषय है। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल साफ है कि कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स खुद को ज्यादा साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए रिलीजन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो कभी भी हमारे सामने रियलिटी नहीं आने देते। तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके जानो कि साइंस वर्सेस रिलीजन में हमें किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कौन सही है और कौन गलत।